नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संकल्प स्टडी पॉइंट उत्तराखंड में। तो दोस्तों आज की हमारी क्लास जो है रिवीजन क्लास रहेगी आज की। और इसमें हम जो है यूनिट फर्स्ट से लेके यूनिट 5 तक के जो है सारी इसमें मिक्स्ड क्वेश्चन रहेंगे आपके, और वन लाइनर भी और साथ ही साथ जो है आपके एमसीक्यूज क्वेश्चन भी इसमें रहेंगे। तो काफी इंपॉर्टेंट आज का सेशन रहने वाला है और वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। और साथ ही साथ जो है आप लोगों की जो तैयारी है वो अच्छी चल रही होगी, और इसके साथ ही साथ अगर हम अभ्यास अच्छे से करेंगे, इनकी प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको ज्यादा जो है इसमें फायदा मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहले हम वन लाइनर क्वेश्चन देखेंगे और उसके बाद फिर एमसीक्यूज देखेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आपने सब एक बार देख रखा है, आप रिवीजन कर रहे हैं, तो फटाफट आप जो है इस पर हम आगे चलते रहेंगे। ठीक है, चलिए पहला है, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान रमसा की भारत में शुरुआत कब हुई थी? ठीक है, तो राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान रमसा की भारत में शुरुआत कब हुई थी? मार्च 2009 में जो है भारत में शुरुआत हुई थी रमसा की। दूसरा क्वेश्चन देखिए, रमसा का उद्देश्य क्या है? तो राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान यानी कि रमसा का क्या उद्देश्य है? 2009 से लेकर 2017 तक माध्यमिक शिक्षा का क्या करना? सार्वजनिकरण करना। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, रमसा का लक्ष्य क्या है? तो देखिए राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान का लक्ष्य क्या है? देखिए कक्षा 9 से लेकर 12 में 2017 तक नामांकन 100% करना, और 2020 तक जो है 100% जो है ठहराव जो है सुनिश्चित करना। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान की सिफारिश जो है किसने की थी? तो राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान यानी कि रमसा की जो शुरुआत सिफारिश की थी, सॉरी, किसने की थी? केंद्रीय सलाहकार शिक्षा समिति ने की थी। ठीक है, इसको भी आप याद रखेंगे। पांचवा देखिए, प्रारंभ में रमसा में जो है राज्य व केंद्र की भागीदारी का अनुपात कितना था? तो ये पूछा है प्रारंभ में। ठीक है, तो प्रारंभ में रमसा में जो है राज्य और केंद्र का अनुपात क्या था? देखिए केंद्र का अनुपात आपका 75 और राज्य का अनुपात आपका 25। ठीक है, 25 अनुपात आपका 75। ठीक है, इसको याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। अगला है, 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत रमसा में केंद्र व राज्य की भागीदारी का अनुपात क्या था? ठीक है, तो यहाँ पर कंफ्यूज कर रखा है। देखिए 12वीं पंचवर्षीय योजना दिया है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए 12वीं पंचवर्षीय योजना का काल क्या है। ठीक है, 2012 से लेके 2017 तक जो है आपका 12वीं पंचवर्षीय योजना का काल है। ठीक है, 12 से 17। तो इसके अंतर्गत जो है रमसा में जो है केंद्र व राज्य की भागीदारी का अनुपात पूछा है, तो 50-50 है, इसको याद रखेंगे। केंद्र और राज्य का जो भागीदारी का अनुपात है वो है आपका 50-50। ठीक है, इसको याद रखेंगे। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, रमसा के अनुसार कितने किलोमीटर में एक माध्यमिक विद्यालय होना चाहिए? मैंने आपको कई बार बता रखा है, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अनुसार जो है कितने किलोमीटर में होना चाहिए एक माध्यमिक विद्यालय? तो 5 किलोमीटर के अंदर जो है एक माध्यमिक विद्यालय होना चाहिए। किसके अनुसार? राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान रमसा के अनुसार। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, रमसा के अनुसार कितने किलोमीटर में जो है एक उच्च माध्यमिक विद्यालय होना चाहिए? तो देखिए माध्यमिक विद्यालय होना चाहिए 5 किलोमीटर में, और उच्च माध्यमिक विद्यालय होना चाहिए 7 से 10 किलोमीटर के भीतर। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। ठीक है, दोनों इंपॉर्टेंट है। एक माध्यमिक विद्यालय होना चाहिए 5 किलोमीटर में, और उच्च माध्यमिक होना चाहिए 7 से 10 किलोमीटर के भीतर। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, रमसा का समग्र शिक्षा अभियान यानी कि समसा में विलय कब हुआ? तो देखिए राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान रमसा का समग्र शिक्षा अभियान में विलय कब हुआ? तो 2018 में विलय हुआ। ठीक है, इसको भी आप याद रखेंगे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। 10 है, देखिए रमसा का स्लोगन क्या है? तो रमसा का स्लोगन है क्या है? पढ़े चलो बड़े चलो। ठीक है, ये आप याद रखें, पढ़े चलो बड़े चलो, ये रमसा का क्या है? स्लोगन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान यानी कि रमसा में बच्चों का लक्षित आयु वर्ग क्या रहेगा? 14 से 18 वर्ष। ठीक है, इसको याद रखेंगे। क्लियर हो गया? आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें, किस वर्ष तक सभी बालक बालिकाओं के लिए माध्यमिक शिक्षा का लक्ष्य रखा गया है? तो देखिए किस वर्ष तक जो है सभी बालक बालिकाओं के लिए माध्यमिक शिक्षा का लक्ष्य रखा गया है? तो 2017 तक रखा गया है। ठीक है, ठीक है,
आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें। 13 है, देखिए स्कूली शिक्षा के लिए एनसीएफ 2023 की अध्यक्षता किसने की है? मैंने आपको बता रखा है, ठीक है, किसने की है? के कस्तूरी रंगन, ठीक है, याद रखें नाम। उसके बाद देखिए एनसीएफ 2023 का दस्तावेज जो है कब जारी किया गया था? तो एनसीएफ 2023 का जो दस्तावेज था वो कब जारी किया गया था? तो याद रखें इसको, 29 अप्रैल 2022 में जो है ये दस्तावेज जारी किया गया था। मैंने बताया था आपको कि कहां से जारी किया गया था, तो ये भी आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो एनसीएफ 2023 का जो दस्तावेज था वो कहां से जारी किया गया था? इसको जो है शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने जो है 29 अप्रैल 2022 को इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु में इसको जारी किया गया था। इसको आप याद रखेंगे, 29 अप्रैल 2022, ठीक है, इसको याद रखें। अगला है एनसीएफ 2023 तक जारी कब तक जो है कब जारी किया गया था? तो देखिए एनसीएफ 2023 कब जारी किया गया था? 23 अगस्त 2023 को, ठीक है, याद रखें इसको। एनसीएफ 2023 जो है कब जारी किया गया था? 23 अगस्त 2023, ठीक है, इसको भी याद रखेंगे। क्लियर हो गया? आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें। 16 है, देखिए एनसीएफ 2005 के अनुसार बच्चों के आकलन का सही तरीका है, ठीक है। तो देखिए एनसीएफ 2005 के अनुसार बच्चों के आकलन का सही तरीका क्या है? बच्चे की दैनिक गतिविधियां, ठीक है, दैनिक गतिविधियां रहेंगी, ठीक है। तो एनसीएफ 2005 के बारे में मैंने आपको अच्छे से बता रखा है, जिसने नहीं देखा है वो प्लेलिस्ट में जाके अच्छे से जो है एनसीएफ 2005 को अच्छे से देख ले। मैंने बताया एनसीएफ 2005 की अध्यक्षता किसने की थी? 2005 एनसीएफ 2005 की अध्यक्षता किसने की थी? प्रोफेसर यशपाल, ठीक है, इसको भी याद रखेंगे, ठीक है। चलिए हम ज्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए तो 17 की बात करें। 17 है एनसीएफ 2005 का पूरा नाम क्या है? तो मैंने आपको बता रखा है, ठीक है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, ठीक है, 2005। आगे चलते हैं 18 की बात करें। 18 है, देखिए एनसीएफ 2005 की संचालन समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया? ठीक है, अभी मैंने ऊपर आपको बताया था कि एनसीएफ 2005 की जो संचालन समिति है उसका गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया? प्रोफेसर यशपाल, ठीक है, याद रखेंगे। आगे देखिए एनसीएफ 2005 के अनुसार विद्यालयी ज्ञान को जोड़ना है, यानी कि देखिए एनसीएफ 2005 के अनुसार जो विद्यालयी ज्ञान है उसको किसके साथ जोड़ना है? बाहरी यानी कि स्कूली जीवन से, ठीक है, बाहरी स्कूली जीवन से जोड़ना है, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें। 20 है, देखिए एनसीएफ 2005 के अनुसार बालक की प्राथमिक शिक्षा की भाषा होनी चाहिए। तो एनसीएफ 2005 ने क्या कहा है कि बालक की जो प्राथमिक शिक्षा है वो किस भाषा में होनी चाहिए? स्थानीय भाषा या क्षेत्रीय भाषा में होनी चाहिए, ठीक है। आगे देखिए 21 की बात करें तो बालकों की शिक्षण प्रक्रिया एनसीएफ 2005 के अनुसार कैसी होनी चाहिए? तो देखिए एनसीएफ 2005 ने क्या कहा है कि बालकों की जो शिक्षण प्रक्रिया है वो रटन पद्धति से मुक्त होनी चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। 22 है एनसीएफ 2005 जो है बल देता है, किस पर बल देता है? स्वयं करके सीखने पर बल देता है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है 23। एनसीएफ 2005 का मुख्य सूत्र शीर्षक क्या है? तो एनसीएफ 2005 का आपका जो शीर्षक है वो क्या है? शिक्षा बिना बोझ के, ठीक है, इसको याद रखेंगे। अगला देखिए एनसीएफ 2005 की शुरुआत जो है रविंद्रनाथ टैगोर के किस निबंध से होती है? तो किस निबंध से होती है? सभ्यता और प्रगति, ठीक है। ये किसका निबंध है? ये निबंध है रविंद्रनाथ टैगोर का, ठीक है। तो एनसीएफ 2005 की शुरुआत जो है रविंद्रनाथ टैगोर का जो निबंध है आपका सभ्यता और प्रगति, इससे जो है शुरुआत होती है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है एनसीएफ 2005 में गणित का क्या उद्देश्य बताया गया है? ठीक है, यानी कि एनसीएफ 2005 में जो है गणित का क्या उद्देश्य बताया गया है? तो गणित का उद्देश्य बताया गया है गणना करने की क्षमता का विकास करना, यानी कि बच्चों में गणना करने की क्षमता का विकास करना, ठीक है। अगला देखिए एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए। तो शिक्षक की भूमिका कैसी होनी चाहिए? एनसीएफ 2005 के अनुसार एक सुविधादाता के रूप में होनी चाहिए, ठीक है। ठीक है, तो एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की क्या भूमिका होनी चाहिए? एक सुविधादाता के रूप में शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं 27 पर। 27 है, देखिए किस मंत्रालय की पहल पर जो है एनसीएफ 2005 तैयार किया गया था? तो एनसीएफ 2005 जो है तैयार किया गया था मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा, ठीक है। आगे देखिए 28 करिकुलम किस भाषा का शब्द है? तो करिकुलम जो है किस भाषा का शब्द है? मैंने आपको बताया है लैटिन भाषा का शब्द है करिकुलम, ठीक है, इसको याद रखेंगे।
ठीक है, तो करिकुलम जो है किस भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का शब्द है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 की बात करें। 29 है, देखिए एनसीएफ 2005 की कार्यशाला कहां पर आयोजित की गई? तो देखिए एनसीएफ 2005 की जो कार्यशाला है वो कहां आयोजित की गई? वो एनसीईआरटी नई दिल्ली में की गई। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 की बात करें। आरपीडब्ल्यूडी एक्ट जो है 2016, निःशक्तता की कितनी श्रेणियां शामिल हैं इसमें? मैंने आपको अच्छे से बता रखा है, 21 है, और सारे नाम मैंने आपको बता रखे हैं। ठीक है, कि कौन कौन सी श्रेणियां हैं। तो आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 में जो निःशक्तता की यानी कि विकलांगता की कितनी श्रेणियां शामिल हैं? तो 21 श्रेणियां इसमें शामिल है। ठीक है, यानी कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम है। ठीक है, अच्छे से बता रखा है मैंने आपको। ठीक है, जिसने नहीं देखा है वो प्लेलिस्ट में जाके उसको अच्छे से देख लें। 2016 से पहले कितनी निःशक्तता थी? तो 2016 से पहले जो है 7 प्रकार की जो है या 7 श्रेणियां जो है आपकी विकलांगता की थी, मैंने बताया था आपको। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, 31 है, विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016 की धारा 25 संबंधित है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, यानी कि आरपीडब्ल्यूडी एक्ट जो है 2016, इसकी धारा 25 किससे संबंधित है? ये आपका पूछा जा सकता है। तो ये है आपका स्वास्थ्य सेवा से संबंधित। ठीक है, आगे चलते 32, समान अवसर नीति आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 की किस धारा में प्रदान की गई है? तो देखिए समान अवसर नीति जो है आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 की किस धारा में प्रदान की गई है? तो ये धारा 21 में प्रदान की गई है। तो 21 में क्या है? समान अवसर नीति। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 33, आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 की धारा 32 प्रदान करती है। तो धारा 32 में क्या है ये आपको पता होना चाहिए। आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 है जो, तो उच्च शिक्षण संस्थानों में आरक्षण का प्रावधान है धारा 32 में। ठीक है, आगे चलते हैं, आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 की किस धारा में जो है क्रूरता और अमानवीय व्यवहार से संरक्षण से संबंधित है? कौन सी धारा है? तो ये है आपका धारा 6। ठीक है, धारा 6 किससे संबंधित है? यानी कि क्रूरता और अमानवीय व्यवहार से संरक्षण से संबंधित है। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 की धारा 12 में क्या है? देखिए किससे संबंधित है 12? तो आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 की धारा 12 जो है किससे संबंधित है? ये है न्याय तक पहुंच से संबंधित है। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। आगे देखिए, आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 की धारा 10 पूछा है। ठीक है, किससे संबंधित है 10? ये प्रजनन अधिकार से संबंधित है। मैं आपको सारी धाराएं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि कोई भी धारा जो है आपको पूछी जा सकती है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट धाराएं हैं जो इसमें आपकी मेंशन की गई है। आगे चलते हैं, आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 कब से लागू हुआ? इंपॉर्टेंट है, आरपीडब्ल्यूडी एक्ट जो है यानी कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 कब से लागू हुआ? 15 जून 2017 से ये लागू हुआ। ठीक है, आगे चलते हैं 38, एनसीएफ 2023 में सरकारी और निजी स्कूलों में कितने साल तक के बच्चों के लिए मातृभाषा शिक्षा का प्राथमिक माध्यम होना चाहिए? तो एनसीएफ 2023 ने कहा है कि जो सरकारी स्कूल और जो निजी स्कूल है, प्राइवेट स्कूल है, उसमें कितने साल के बच्चों के लिए, यानी कि 8 साल तक के बच्चों के लिए जो है मातृभाषा शिक्षा का प्राथमिक माध्यम होना चाहिए। किसने कहा है? एनसीएफ 2023 ने। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब यहां से हम एमसीक्यूज देखेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेंगे और आप साथ ही साथ जो है आंसर करने का भी प्रयास करेंगे। देखिए क्वेश्चन फर्स्ट देखिए, मूल्यांकन का शाब्दिक अर्थ है। तो मूल्यांकन का शाब्दिक अर्थ क्या है? मूल्य का अंकन करना। ठीक है, सी आपका राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। दूसरा देखिए क्या है, मूल्यांकन हमें यह बताता है कि बालक ने किस सीमा तक किन उद्देश्यों को प्राप्त किया है। यह कथन किसका है ये बताना है आपने, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कोटेशन यहां से भी आपका क्वेश्चन बन सकता है। तो देखिए मूल्यांकन हमें यह बताता है कि बालक ने जो है किस सीमा तक किन उद्देश्यों को प्राप्त किया है। यह कथन किसका है? दांडेकर, रेमर्स, हन्ना या कोठारी आयोग। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर रहेगा आपका दांडेकर का ये स्टेटमेंट है, एक कथन है। ठीक है, कि मूल्यांकन हमें यह बताता है कि बालक ने किस सीमा तक किन उद्देश्यों को प्राप्त किया है। याद रखें इसको, ये दांडेकर ने कहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, मूल्यांकन के क्षेत्र के अंतर्गत व्यक्ति के व्यक्तित्व का कौन सा पक्ष आता है? तो देखिए मूल्यांकन के क्षेत्र के अंतर्गत जो है व्यक्ति के व्यक्तित्व का
कौन सा पक्ष आता है ये बताना है। तीसरा का राइट आंसर क्या रहेगा, ज्ञान पक्ष, बोध पक्ष, सूचना पक्ष या उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर रहेगा आपका 3 का उपरोक्त सभी। ठीक है, क्योंकि व्यक्तित्व का जो है ज्ञान पक्ष, बोध पक्ष और सूचना पक्ष, ये तीनों जो है इसमें आते हैं। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें। 4 है मूल्यांकन का कार्य है, यानी कि मूल्यांकन का क्या कार्य है बताइए। छात्रों का वर्गीकरण करना, ठीक है, और शिक्षण व्यूह रचना का विकास करना, बालकों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं का पता लगाना। तो क्या रहेगा राइट आंसर, या डी सभी। तो 4 का राइट आंसर रहेगा दोस्तों सभी। ठीक है, यानी कि मूल्यांकन का कार्य क्या है, छात्रों का वर्गीकरण करना और शिक्षण व्यूह रचना का विकास करना और बालकों की जो व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं उनको पता करना। ठीक है, तो राइट आंसर डी रहेगा 4 का। 5 देखते हैं क्वेश्चन नंबर, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य होना चाहिए। तो देखिए सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का क्या उद्देश्य होना चाहिए बताइए। शिक्षार्थियों की त्रुटियां निकालना, शिक्षार्थियों की उपलब्धि मापना, सीखने में होने वाली कमियों का निदान और उपचार, और चौथा देखिए यह निर्णय लेना कि क्या विद्यार्थी को अगली कक्षा में प्रोन्नत किया जाना चाहिए। तो देखिए 5 का राइट आंसर क्या रहेगा आपका, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या रहता है, देखिए उद्देश्य क्या होना चाहिए, सीखने में होने वाली कमियों का क्या करना, निदान और उपचार करना। ठीक है, यानी कि बच्चे की सीखने में जो भी कमी आ रही है उनका क्या करना, निदान करना, उनका उपचार करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, भारत में शिक्षा के क्षेत्र में मूल्यांकन का कार्य प्रारंभ हुआ। ठीक है, बताइए कौन सी ईयर में हुआ ये बताना आपने। भारत में जो है शिक्षा के क्षेत्र में पूछा है, शिक्षा के क्षेत्र में जो मूल्यांकन है इसका कार्य, मूल्यांकन का कार्य जो है कब प्रारंभ हुआ ये बताना है। 6 का राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों, 6 का राइट आंसर रहेगा आपका 1960 में। ठीक है, यानी कि 1960 के बाद। ठीक है, 1960 के बाद जो है भारत में शिक्षा के क्षेत्र में मूल्यांकन का कार्य प्रारंभ हुआ। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक मूल्यांकन शब्दावली का तात्पर्य है। ठीक है, तो देखिए सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में जो है व्यापक मूल्यांकन शब्दावली का तात्पर्य पूछा है। तो 7 का राइट आंसर क्या रहेगा बताइए। व्यापक मूल्यांकन शब्दावली का तात्पर्य है शैक्षिक एवं सशैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन। ठीक है, डी आपका राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 7 का। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 8 है बच्चों का मूल्यांकन होना चाहिए। तो बच्चों का मूल्यांकन कैसा होना चाहिए, बोर्ड परीक्षा द्वारा होना चाहिए, गृह परीक्षा द्वारा होना चाहिए, या सतत एवं व्यापक मूल्यांकन द्वारा होना चाहिए, या लिखित एवं मौखिक होना चाहिए। तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 8 का क्या रहेगा दोस्तों, तो बच्चों का मूल्यांकन होना चाहिए सतत एवं व्यापक। ठीक है, सी आपका राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 8 का। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन बल देता है। तो देखिए सतत एवं व्यापक मूल्यांकन किस पर बल देता है, सीखने को सुनिश्चित करने के लिए व्यापक स्केल का निरंतर परीक्षण। उसके बाद देखिए सीखने को किस प्रकार अवलोकित रिकॉर्ड जो है इसका सुधारा जाए। सी देखिए शिक्षण के साथ परीक्षाओं का सामंजस्य और बोर्ड परीक्षा पर। तो राइट आंसर 9 का क्या रहेगा, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन बल देता है सीखने को किस प्रकार जो है अवलोकित करें और उसको रिकॉर्ड को जो है कैसे सुधारा जाए। तो बी आपका राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 9 का। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, मूल्यांकन शिक्षक तथा छात्र दोनों हेतु किस प्रकार का कार्य करता है। ठीक है, यानी कि जो मूल्यांकन है वह शिक्षक तथा छात्र दोनों हेतु जो है किस प्रकार का कार्य करता है, पुनर्बलन का कार्य करता है, अधिगम का करता है, शिक्षण का करता है, या इनमें से कोई नहीं। तो 10 का राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों, पुनर्बलन। ठीक है, रेनफोर्समेंट, यानी कि मूल्यांकन जो है शिक्षक तथा छात्र दोनों हेतु जो है किस प्रकार का कार्य करता है, पुनर्बलन का कार्य करता है। ठीक है, ये आपका राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 10 का। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है 11। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की एक तकनीक है, कौन सी है इसमें बताना है। सत्र मूल्यांकन, अर्धवार्षिक जो है मूल्यांकन, निदानात्मक मूल्यांकन, या इकाई मूल्यांकन। तो 11 का आपका राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। मैंने बताया भी आपको, ठीक है, कि बच्चे की जो समस्याएं हैं उनका निदान करना, उनका उपचार करना। ठीक है, तो निदानात्मक मूल्यांकन। ठीक है, आपका सी राइट रहेगा 11 का। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। शैक्षणिक मूल्यांकन की प्रक्रिया
चतुर्मुखी है, यह कथन किसका है ये बताना है। ठीक है, यानी कि जो शैक्षणिक मूल्यांकन है, ये शैक्षणिक मूल्यांकन की जो प्रक्रिया है वो कैसी है, चतुर्मुखी है। यह कथन किसने कहा है ये बताना है। 12 का राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों, किसने कहा है, तो ये कहा है डॉक्टर पटेल ने। ठीक है, बी आपका राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 12 का। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, वह परीक्षण जिसको बार बार प्रसारित करने पर समान परिणाम आता है क्या कहलाता है, बताइए। एक ऐसा परीक्षण जिसको बार बार जो है हम करते हैं तो उसका जो है जो परिणाम है वो एक समान आता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, व्यापक, वैध, विश्वसनीय या विभेदीकृत। तो 13 का राइट आंसर क्या रहेगा, वह परीक्षण जिसको बार बार प्रसारित करने पर समान परिणाम आता है वो क्या कहलाता है, आपका विश्वसनीय। ठीक है, सी आपका राइट रहेगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, किस प्रकार की प्रश्नावली में प्रश्न जो है पूर्व निर्धारित होते हैं। ठीक है, क्योंकि किस प्रकार की प्रश्नावली में जो प्रश्न है वो पहले ही निर्धारित किए जाते हैं, तो किसमें किए जाते हैं बताइए, संरचनात्मक, असंरचनात्मक, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो 14 का राइट आंसर रहेगा दोनों। ठीक है, यानी कि संरचनात्मक प्रश्नावली और असंरचनात्मक प्रश्नावली में जो है क्या होता है, प्रश्न जो है पूर्व निर्धारित किए जाते हैं। 15 देखिए, परिणामात्मक जो उपकरणों में शामिल है, तो देखिए परिमाणात्मक उपकरणों में कौन शामिल है, परीक्षा मापनी, निर्धारण मापनी या उपरोक्त सभी। तो 15 का राइट आंसर क्या रहेगा, उपरोक्त सभी। ये किसमें आते हैं, सभी आपके परिमाणात्मक उपकरणों में आते हैं। ठीक है, परीक्षा मापनी और निर्धारण मापनी। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, निरीक्षण का प्रकार है, इसमें से निरीक्षण का कौन सा प्रकार है वो बताना है आपने। नियंत्रित निरीक्षण या स्वाभाविक निरीक्षण या ए और बी या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 16 का राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों, ए और बी। ठीक है, दोनों के जो है क्या है, निरीक्षण के प्रकार है। ठीक है, तो दोनों आपका राइट रहेगा, सी आपका राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन है 17, किस परीक्षण पद में जो है उत्तरदाता अपने उत्तर को बनाता है। ठीक है, यानी कि किस परीक्षण पद में जो उत्तरदाता होता है वो अपने उत्तर को बनाता है, निबंधात्मक परीक्षण, बहुविकल्पी परीक्षण, सत्य सत्य प्रकार के परीक्षण पद या सभी। तो 17 का राइट आंसर क्या रहेगा आपका, बताइए। 17 का राइट आंसर रहेगा आपका ए, यानी कि निबंधात्मक परीक्षण पद में जो है उत्तरदाता जो है अपने उत्तर को बनाता है। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें। 18 है आपका, एक परीक्षण का ब्लूप्रिंट किस आधार पर तैयार किया जाता है। देखिए कोई परीक्षण है उसका ब्लूप्रिंट किस आधार पर तैयार किया जाता है, तो 18 का राइट आंसर क्या रहेगा आपका, विषय वस्तु, प्रश्नों के प्रकार और शैक्षिक उद्देश्य। तो क्या रहेगा, देखिए एक परीक्षण का ब्लूप्रिंट किस आधार पर तैयार किया जाता है, तो 18 का राइट आंसर रहेगा उपरोक्त सभी। ठीक है, डी आपका राइट रहेगा। आगे चलते हैं 19 पर। क्वेश्चन नंबर 19 है दोस्तों, प्राथमिक कक्षाओं में किस मूल्यांकन प्रविधि का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए प्राथमिक कक्षाओं की बात हो रही है, तो मूल्यांकन जो प्रविधि है उसका प्रयोग किया जाता है जांच सूची के लिए, निरीक्षण के लिए, संचय आलेख के लिए या रेटिंग स्केल के लिए। तो 19 का राइट आंसर क्या रहेगा कि प्राथमिक कक्षाओं में किस मूल्यांकन प्रविधि का प्रयोग किया जाता है, निरीक्षण प्रवृत्ति का। ठीक है, 19 का क्या रहेगा राइट, बी आपका राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, छात्र ड्रिल विधि के आधार पर सीखते हैं। ठीक है, छात्र जो है ड्रिल विधि के आधार पर क्या सीखते हैं, गिनती, पहाड़े, कविता या उपयुक्त शब्द। तो 20 का राइट आंसर क्या रहेगा, ड्रिल विधि से जो है छात्र गिनती करना सीखता है, पहाड़े सीखता है, कविता सीखता है और उपयुक्त शब्द आपका राइट रहेगा। ठीक है, तीनों चीज सीखता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21, साइकोलॉजिकल टेस्टिंग के लेखक कौन है। ये बुक है साइकोलॉजिकल टेस्टिंग, इसके लेखक कौन है बताना है 21 में। तो 21 का राइट आंसर क्या रहेगा बताइए, साइकोलॉजिकल टेस्टिंग के लेखक कौन है, फ्रीमैन, गिलफोर्ड, क्रॉनबैक या बताइए अनस्तसी, बताइए क्या रहेगा, अनस्तसी। ठीक है, आपका डी राइट रहेगा। ठीक है, साइकोलॉजिकल टेस्टिंग के लेखक कौन है, आपका अनस्तसी। ठीक है, डी आपका राइट रहेगा।
आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें। 22 है, एनसीईआरटी द्वारा वर्गीकृत जो है शैक्षिक उद्देश्यों में कितनी मानसिक क्रियाओं का वर्णन है। तो देखिए एनसीईआरटी द्वारा वर्गीकृत जो शैक्षिक उद्देश्य हैं उनमें जो है कितनी मानसिक क्रियाओं का वर्णन किया गया है। तो 22 का राइट आंसर रहेगा आपका 17 मानसिक क्रियाओं का वर्णन किया गया है। सी आपका राइट रहेगा 22 का। आगे चलते हैं 23 पर। 23 है, देखिए शैक्षिक उद्देश्यों के क्षेत्र में सर्वप्रथम महत्वपूर्ण कार्य ब्लूम ने कब किया था। ठीक है, यानी कि शैक्षिक उद्देश्यों के क्षेत्र में सबसे पहले जो महत्वपूर्ण कार्य किया गया था ब्लूम ने किया था। तो कब किया था पूछा है, तो 23 का राइट आंसर क्या रहेगा। तो ब्लूम ने जो है 1956 में किया था। ठीक है, ए आपका राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 23 का। आगे चलते हैं, आईक्यू का सूत्र आप सभी जानते हैं, बुद्धि लब्धि का सूत्र क्या है। ठीक है, तो बुद्धि लब्धि का सूत्र क्या है, 24 का राइट आंसर क्या रहेगा, आईक्यू बराबर मानसिक आयु बट्टे वास्तविक आयु इंटू 100। ठीक है, बी आपका राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 24 का। 25 देखिए क्वेश्चन नंबर, थर्स्टन ने कितने प्रकार की प्राथमिक मानसिक योग्यताओं का प्रतिपादन किया है। तो आपने पढ़ा है थर्स्टन। ठीक है, तो थर्स्टन ने जो है कितने प्रकार की मानसिक योग्यताओं का प्रतिपादन किया है। तो राइट आंसर क्या रहेगा 25 का। 25 का राइट आंसर रहेगा 7 जो है मानसिक योग्यताओं का प्रतिपादन किया है। ठीक है, किसने, थर्स्टन ने। ठीक है, याद रखें इसको। आगे चलते हैं 26 की बात करें। 26 है, निम्नलिखित में कौन सा बुद्धि के मापन को ऋणात्मक रूप से प्रभावित करता है, बताइए। अवसाद, निद्रा विकार, पदार्थ का उपयोग या उपरोक्त सभी। तो 26 का राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों, बताइए। यानी कि कौन सा बुद्धि के मापन को ऋणात्मक रूप से प्रभावित करता है, तो कौन सा करता है बताइए। तो राइट आंसर रहेगा आपका अवसाद। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर। देखिए 27 देखिए, बुद्धि कार्य करने की एक विधि है, किसने कहा है। ठीक है, बताइए। बुद्धि कार्य करने की एक विधि है, किसने कहा है, टर्मन ने कहा है, वुडवर्थ ने कहा है, या वुड्रो ने कहा है, या वॉर्ड ने कहा है। राइट आंसर क्या रहेगा 27 का। 27 का राइट आंसर रहेगा आपका वुडवर्थ। ठीक है, बुद्धि कार्य करने की एक विधि है, ये किसने कहा है, वुडवर्थ ने कहा है। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की बात करें। 28 है, देखिए किसने बुद्धि को विभेद और चयन करने की शक्ति माना है। ठीक है, किसने जो है बुद्धि को विभेद और चयन करने की शक्ति माना है। तो राइट आंसर क्या रहेगा 28 का, बताइए। तो बताइए क्या रहेगा आंसर 28 का, किसने बुद्धि को विभेद और चयन करने की शक्ति माना है। तो 28 का राइट आंसर रहेगा आपका गाल्टन। ठीक है, गाल्टन ने कहा है कि बुद्धि जो है विभेद और चयन करने की शक्ति है। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 को देखते हैं। 29 है, देखिए बुद्धि जो है व्यक्ति की एक समग्र अथवा संपूर्ण मानसिक योग्यता है, किसने कहा है, ये बताना है आपने। देखिए बुद्धि जो है व्यक्ति की एक समग्र तथा संपूर्ण मानसिक योग्यता है, ये किसने कहा है। तो 29 का राइट आंसर रहेगा आपका स्टर्न ने कहा है। ठीक है, बी आपका राइट रहेगा 29 का। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की बात करें। 30 है, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसने दिया है। मैंने आपको कई बार बता रखा है, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसने दिया है, स्पीयरमैन ने दिया है। ठीक है, सी आपका राइट रहेगा। आगे चलते हैं 31 क्वेश्चन नंबर, भाटिया बैटरी बुद्धि परीक्षण में है, तो ये क्या है, 4 उप परीक्षण है, 7 उप परीक्षण है, 5 उप परीक्षण है, या 8 उप परीक्षण है। तो देखिए भाटिया बैटरी बुद्धि परीक्षण में आपकी 5 उप परीक्षण है। ठीक है, बी आपका राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 31 का। आगे देखिए 32 क्वेश्चन नंबर की बात करें। तो देखिए प्रतिभाशाली आते हैं किस वर्ग में आते हैं, आईक्यू लेवल क्या होता है प्रतिभाशाली बालकों का। तो आपने देखा पढ़ा है कितनी बार। ठीक है, 32 का राइट आंसर क्या रहेगा, प्रतिभाशाली बालक किस में आते हैं, 140 से ऊपर आते हैं। ठीक है, जिनकी बुद्धि लब्धि कितनी हो, 140 से ऊपर हो। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 33 की बात करें, अमूर्त वस्तुओं के विषय में सोचने की योग्यता बुद्धि है, यह कथन किसका है। ठीक है, बताइए। अमूर्त वस्तुओं के विषय में सोचने की योग्यता बुद्धि है, बताइए क्या रहेगा। राइट क्या रहेगा क्वेश्चन नंबर 33 का, अमूर्त वस्तुओं के विषय में सोचने की योग्यता बुद्धि है, ये किसने कहा है। तो 33 का राइट आंसर रहेगा टर्मन।
ठीक है, याद रखें, इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं, बुद्धि को 8 योग्यताओं का पुंज किसने कहा है? ठीक है, यानी कि बुद्धि को 8 योग्यताओं का पुंज किसने कहा है? ये राइट आंसर क्या रहेगा 34 का? तो बुद्धि को 8 योग्यताओं का पुंज कहा है थर्स्टन ने। ठीक है, बी आपका राइट रहेगा 34 का। 35 देखिए, संवेगात्मक बुद्धि के जनक हैं। तो संवेगात्मक बुद्धि के जनक कौन है? तो संवेगात्मक बुद्धि के जनक हैं गोल्डमैन। ठीक है, नाम याद रखें, गोल्डमैन जो है संवेगात्मक बुद्धि के जनक माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, 36 है, संवेगात्मक बुद्धि शब्द का प्रयोग किसने किया? तो देखिए, संवेगात्मक बुद्धि शब्द का प्रयोग किसने किया ये बताना है। तो 36 का राइट आंसर क्या रहेगा? तो देखिए, संवेगात्मक बुद्धि शब्द का प्रयोग किसने किया है? डॉक्टर जॉन मेयर तथा पीटर ने किया है। ठीक है, डी आपका राइट रहेगा 36 का। ठीक है, आगे चलते हैं 37 क्वेश्चन नंबर, थॉर्नडाइक के अनुसार कौन सी यांत्रिक बुद्धि कहलाती है? तो थॉर्नडाइक के अनुसार कौन सी बुद्धि जो है यांत्रिक बुद्धि जो है कहलाती है ये बताना है। तो 37 का राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? तो थॉर्नडाइक ने जो है यांत्रिक बुद्धि किसे कहा है? तो 37 का राइट आंसर रहेगा अमूर्त बुद्धि को कहा है थॉर्नडाइक ने यांत्रिक बुद्धि। ठीक है, इसको याद रखिए। 38 देखिए, 38 है, गायक बुद्धि किसे कहते हैं? तो गायक बुद्धि किसे कहते हैं? मूर्त, अमूर्त, सामाजिक। तो राइट आंसर रहेगा आपका 38 का। तो गायक बुद्धि होती है मूर्त बुद्धि। ठीक है, ए आपका राइट रहेगा 38 का। अगला क्वेश्चन है 39, तरल बुद्धि किसे कहा जाता है? तो बताइए किसे कहते हैं तरल बुद्धि? तो 39 का राइट आंसर क्या रहेगा? तरल बुद्धि किसे कहते हैं? तरल बुद्धि कहते हैं आपका 39 का राइट आंसर आनुवांशिक बुद्धि को कहते हैं तरल बुद्धि। ठीक है, आगे चलते हैं, ठोस बुद्धि कहा जाता है। 40 वाला क्वेश्चन देखिए, ठोस बुद्धि कहा जाता है, किसको कहा जाता है बताइए? 40 का राइट आंसर रहेगा जो अर्जित बुद्धि होती है उसको कहा जाता है ठोस बुद्धि। ठीक है, ये आपका राइट रहेगा 40 का। आगे देखिए, अगला है, ये इंपॉर्टेंट है आपका, बालू का सिद्धांत बुद्धि के किस सिद्धांत को कहा जाता है? मैंने आपको कई बार बता रखा है। ठीक है, बालू का सिद्धांत कहें या बहुकारक सिद्धांत कहें, किसके द्वारा दिया गया है? थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया है, आपको बता रखा है मैंने। ठीक है, तो बालू का सिद्धांत बुद्धि के किस सिद्धांत को कहा जाता है? तो बहुकारक सिद्धांत को कहा जाता है बालू का सिद्धांत। किसने दिया है? थॉर्नडाइक ने। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, 42 है, किस सिद्धांत को बुद्धि संरचना मॉडल के नाम से भी जाना जाता है? तो 42 का राइट आंसर क्या रहेगा बताइए? किस सिद्धांत को बुद्धि संरचना मॉडल के नाम से भी जाना जाता है? तो 42 का राइट आंसर रहेगा त्रिआयामी सिद्धांत। ठीक है, ए आपका राइट रहेगा, त्रिआयामी सिद्धांत को बुद्धि संरचना मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। 43 है आपका, गिलफोर्ड के सिद्धांत को किन नामों से जाना जाता है? तो अभी आपको ऊपर बताया मैंने, बुद्धि संरचना मॉडल, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? त्रिआयामी सिद्धांत के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दिया है कि गिलफोर्ड के सिद्धांत को किन नामों से जाना जाता है। तो आपका राइट आंसर रहेगा, देखिए, त्रिआयामी सिद्धांत किसका है? गिलफोर्ड का है। ठीक है, त्रिआयामी सिद्धांत भी गिलफोर्ड का है और त्रिविमीय सिद्धांत भी गिलफोर्ड का है। ठीक है, इनको आप कंफ्यूज ना हो इसमें। ठीक है, ये तीनों सिद्धांत किसके हैं? गिलफोर्ड के हैं। तो आपका उपयुक्त सभी आपका राइट रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यदि बालक की शारीरिक आयु 10 वर्ष तथा मानसिक आयु जो है 13 वर्ष है तो उसकी बुद्धि लब्धि आईक्यू क्या होगी? ठीक है, तो आप सीधे आप इसका फॉर्मूला लगाइए। ठीक है, आईक्यू बराबर मानसिक आयु बट्टे वास्तविक आयु इंटू 100। तो कितना आएगा आपका इसमें? 13 आपका क्या आएगा? एक मिनट, तो यहां पर आपका आएगा यानी 10 इंटू 100। ठीक है, तो कितना आएगा इसको बताइए? तो कितना आ गया बताइए? कितना आ गया? 130। तो राइट आंसर क्या रहेगा 44 का? 44 का राइट आंसर रहेगा आपका सी, आपका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, तो फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, आईक्यू बराबर एम ए बट्टे सी ए, यानी कि मानसिक आयु बट्टे वास्तविक आयु इंटू 100। ठीक है, आप सूत्र में रखो इसको, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए
आगे चलते हैं 45 पर। 45 है, देखिए सेल्डन ने व्यक्तित्व को बताया है, तो सेल्डन ने व्यक्तित्व को क्या बताया है बताना है। 45 का राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? देखिए सेल्डन ने जो है व्यक्तित्व को बताया है, क्या बताया है? देखिए एंडोमॉर्फिक, एक्टोमॉर्फिक और मेसोमॉर्फिक, ये सभी जो है सेल्डन ने व्यक्तित्व को बताया है। ठीक है, तो डी आपका राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 45 का। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला है आपका टीएटी परीक्षण जो है में जो है व्यक्ति का कौन सा गुण मापा जाता है, तो मैंने आपको बता रखा है। ठीक है, टीएटी परीक्षण, तो 46 का राइट आंसर क्या रहेगा? किसका मापन है? व्यक्तित्व का। ठीक है, आगे चलते हैं। 46 का राइट आंसर आपका व्यक्तित्व रहेगा। आगे चलते हैं 47। उसका देखिए एक बालक जो है अनुपयोगी प्लास्टिक थैलियों से कलात्मक वस्तु बनाता है, तो वह दर्शाता है, क्या दर्शाता है? अपनी प्रतिभा को दर्शाता है, दार्शनिकता, कुशलता या सृजनशीलता। तो 47 का राइट आंसर रहेगा एक बालक जो है अनुपयोगी जो प्लास्टिक थैलियां हैं उससे कलात्मक वस्तु बनाता है, तो ये क्या दर्शाता है? उसकी सृजनशीलता को दर्शाता है। ठीक है, डी आपका राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 47 का। आगे चलते हैं 48 क्वेश्चन नंबर। निम्न में कौन सी प्रक्रिया परीक्षण की विश्वसनीयता को प्रभावित करती है? तो 48 का राइट आंसर क्या रहेगा बताइए। निम्न में कौन सी प्रक्रिया परीक्षण की विश्वसनीयता को प्रभावित करती है? तो 48 का राइट आंसर क्या रहेगा? अंकन जो है, ये जो है परीक्षण की विश्वसनीयता को प्रभावित करती है। बी आपका राइट रहेगा 48 का। 49 देखिए, 49 क्या है? उपलब्धि परीक्षण का प्रयोग होता है। ठीक है, तो उपलब्धि परीक्षण का प्रयोग किसमें होता है ये बताना आपने। 49 का राइट आंसर क्या रहेगा? क्या तथा कितना अधिगम हुआ है? अधिगमकर्ता की कमजोरी जानने के लिए, ए और बी दोनों, या भूख में से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या रहेगा? उपलब्धि परीक्षण का प्रयोग किया जाता है क्या तथा कितना अधिगम हुआ है और अधिगमकर्ता की जो है कमजोरी जानने का इसमें प्रयास किया जाता है, क्योंकि दोनों आपका राइट रहेगा, ए और बी। ठीक है, सी आपका राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 50 देखेंगे, परीक्षण निर्माण का प्रथम चरण है। तो देखिए परीक्षण निर्माण का प्रथम चरण क्या है ये बताना है आपने। तो क्या रहेगा 50 का राइट आंसर? तो देखिए परीक्षण निर्माण का प्रथम चरण है आपका परियोजना निर्माण। ठीक है, बी आपका राइट रहेगा 50 का। अगला क्वेश्चन देखिए 51, परीक्षण पुनर्परीक्षण विधि का जो प्रयोग है वो किया जाता है, किसको मापने के लिए किया जाता है? तो 51 का राइट आंसर क्या रहेगा? तो विश्वसनीयता को मापने के लिए किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? परीक्षण पुनर्परीक्षण विधि का प्रयोग किया जाता है, किसको मापने के लिए? विश्वसनीयता को मापने के लिए। आगे चलते हैं, किसने कहा है ये बताना है अपनी। कोई परीक्षण उस सीमा तक वैध है जहां तक वह अपने उद्देश्य का मापन करता है। तो ये किसने कहा है? गैरिक ने कहा है या फ्रीमैन ने कहा है? इसको फ्रीमैन करें। ठीक है, फ्रीमैन, गिलफोर्ड या क्रॉनबैक। तो राइट आंसर क्या रहेगा 52 का? 52 का राइट आंसर रहेगा किसने कहा है कि कोई परीक्षण उस सीमा तक ही वैध है जहां तक वह अपने उद्देश्य का मापन करता है। तो 52 का राइट आंसर रहेगा गिलफोर्ड। ठीक है, गिलफोर्ड ने कहा है। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। 53 देखिए, किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया है कि प्रत्येक छात्र का प्रारंभिक कक्षा से ही संकलित गणना कार्ड होना अत्यंत आवश्यक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया है कि प्रत्येक छात्र का प्रारंभिक कक्षा से ही क्या होना चाहिए? संकलित गणना कार्ड होना अत्यंत आवश्यक है। ये किसने कहा है? तो 53 का राइट आंसर रहेगा आपका विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। ठीक है, 53 का राइट आंसर क्या रहेगा? डी राइट आंसर रहेगा, यानी कि यूजीसी ने ये प्रस्तावित किया है। ठीक है, यूजीसी। क्लियर है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, किसी परीक्षण की विश्वसनीयता जितनी अधिक होगी उसकी वैधता कितनी कम होगी, ज्यादा होगी, बराबर होगी, बताइए। 54 का राइट आंसर क्या रहेगा? किसी परीक्षण की विश्वसनीयता जितनी अधिक होगी उसकी वैधता भी उतनी ही अधिक होगी। ठीक है, तो अधिकतम होगा आपका डी राइट रहेगा 54 का। चलिए अब 54 से हम फिर 1 से चलते हैं। ठीक है, चलिए पहला है, निम्न में कौन शिक्षण कौशल से संबंधित है, बताइए। टीचिंग स्किल्स से संबंधित है, इनमें से क्या है वो बताना है। तो फर्स्ट का राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? फर्स्ट का राइट आंसर रहेगा आपका ब्लैक बोर्ड लेखन, सवाल को हल करना, प्रश्न पूछना, ये सब किस में आता है? आपकी टीचिंग स्किल्स में आते हैं। ठीक है,
तो उपरोक्त सभी आपका राइट रहेगा, डी फर्स्ट का। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। 2 देखिए क्या है, छात्रों के लिए कंप्यूटर की सहायता से शिक्षण प्रक्रिया के लिए स्कूल में आईसीटी योजना भारत सरकार द्वारा किस वर्ष शुरू की गई थी। ठीक है, तो क्या रहेगा राइट आंसर आपका, आईसीटी योजना भारत सरकार ने कब शुरू की, बताइए। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर रहेगा आपका, कब से शुरू की, आईसीटी योजना भारत सरकार द्वारा जो है 2004 से शुरू की गई। ठीक है, ये आपका राइट रहेगा इसमें, 2004। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, गुणवत्ता अध्यापक शिक्षा के लिए पाठ्यचर्या की रूपरेखा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, यानी कि गुणवत्ता अध्यापक शिक्षा के लिए जो है पाठ्यचर्या की रूपरेखा जो है राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था, तो 3 का राइट आंसर रहेगा 1998 में जो है ये प्रस्तुत किया गया था। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें। 4 है, एनसीएफ 2005 के अनुसार कक्षा 1 से कक्षा 2 के विद्यार्थियों के लिए मूल्यांकन का सही तरीका होना चाहिए। ठीक है, यानी कि जो कक्षा 1 और 2 में जो पढ़ने वाले जो छात्राएं हैं उनका मूल्यांकन हम किस तरीके से करेंगे, ये एनसीएफ 5 के अनुसार है। ठीक है, एनसीएफ 2005 के अनुसार। तो क्या कहा एनसीएफ 2005 ने कि कक्षा 1 से लेके यानी कि कक्षा 1 और 2 में जो है हम विद्यार्थियों का यानी कि छात्रों का मूल्यांकन कैसे करेंगे। ठीक है, तो 4 का राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों, 4 का राइट आंसर रहेगा आपका परीक्षण के आधार पर। ठीक है, सी आपका राइट रहेगा। ठीक है, परीक्षण का मतलब होता है यहाँ पर, परीक्षण का मतलब होता है निगरानी, निगरानी के आधार पर हम जो है मूल्यांकन करेंगे। ठीक है, अगला देखिए 5, नाटक विधि में रुचि लेते हैं, तो नाटक विधि में किस स्तर के बच्चे जो हैं रुचि लेते हैं, प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, विश्वविद्यालय स्तर के छात्र, इनमें से कोई नहीं। तो नाटक विधि में जो रुचि लेते हैं वो लेते हैं प्राथमिक स्तर के छात्र। ठीक है, ये आपका राइट रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, आप कक्षा में रामायण प्रकरण पढ़ाना चाहते हैं, आप कौन सी विधि को सर्वश्रेष्ठ मानेंगे, बताइए। अगर आप कक्षा में जाएंगे, ठीक है, कक्षा में आपने जो है रामायण पर जो है आप पढ़ाना है आपने, तो आप कौन सी विधि को सर्वश्रेष्ठ मानेंगे इसमें, तो 6 का राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों, 6 का राइट आंसर रहेगा आपका कहानी विधि से आप जो है इसको हम सर्वश्रेष्ठ मानेंगे इसमें। ठीक है, खोज विधि, भ्रमण विधि, समस्या समाधान विधि नहीं होगा, तो कहानी विधि आपका राइट होगा, डी इसमें राइट रहेगा। ठीक है, क्लियर हो गया। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या है, किसको ध्यान में रखकर जो है अधिगम उद्देश्यों का निर्धारण किया जाना चाहिए, बताइए। शिक्षक रुचि, पाठ्यचर्या, बालक की आवश्यकता या सामाजिक आवश्यकता। 7 का राइट आंसर क्या रहेगा, बताइए। किसको ध्यान में रखकर अधिगम उद्देश्यों का निर्धारण किया जाना चाहिए, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी राइट रहेगा, पाठ्यचर्या, और कहीं कहीं पर आपको बालक की आवश्यकता भी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसमें आप राइट क्या करेंगे, इन दोनों में जो ऑप्शन में आएगा वो आप राइट करेंगे। ठीक है, यहाँ पर मैंने दोनों एक साथ आपको दे दिए हैं। ठीक है, चलिए अगला है क्वेश्चन 8, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 41 व 46 जो है किसके कल्याण से संबंधित है। ठीक है, अब यहाँ पर अनुच्छेद पूछा है भारतीय संविधान का। ठीक है, 41 और 46 बताइए किससे संबंधित है, किसके कल्याण से संबंधित है। तो क्वेश्चन 8 का राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों, ए, इसका राइट आंसर रहेगा ए, यानी कि आर्थिक रूप से पिछड़े व्यक्तियों के कल्याण के लिए कल्याण से संबंधित है अनुच्छेद 41 और 46। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 कब लागू हुआ, आप सभी जानते हैं कब लागू हुआ, 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ शिक्षा का अधिकार अधिनियम। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन 10 का देखिए, सर्व शिक्षा अभियान के मानकों के आधार पर प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर की कक्षाओं हेतु शिक्षक छात्र अनुपात। ठीक है, ये पूछा है। ठीक है, इसको आप ध्यान से देखें, कुछ बच्चों ने इस पर कमेंट किया था कि इसमें जो है आपका आंसर होना चाहिए 10 का आंसर होना चाहिए 135 या 130, कई बच्चों का कमेंट आया था, तो इसको आप ध्यान से अच्छे से समझें। देखिए सर्व शिक्षा अभियान के मानकों के आधार पर बात कर रहा है। ठीक है, यानी कि सर्व शिक्षा के मानकों के आधार पर जो है प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर की कक्षाओं हेतु शिक्षक छात्र अनुपात कितना होना चाहिए, 1:40 होना चाहिए। ठीक है, ये राइट रहेगा, यानी कि 40 बच्चों पर एक अध्यापक होना चाहिए,
ये है आपका सर्व शिक्षा अभियान के अकॉर्डिंग, ठीक है। बात करें आपका आरटी, आपका आरटी 2009 के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो इसमें आपका क्या आएगा, आरटी 2009 के अकॉर्डिंग अगर पूछा जाता है कि शिक्षक छात्र अनुपात क्या रहेगा, तो वहां पर प्राथमिक स्तर पर 1:30 रहेगा, 30। प्राथमिक स्तर पर उच्च प्राथमिक में रहेगा 1:35। क्लियर है? यानी कि आरटी 2009 के अकॉर्डिंग जो है प्राथमिक स्तर पर जो है शिक्षक छात्र अनुपात कितना रहेगा, 30 छात्रों पर 1 शिक्षक रहेगा प्राथमिक स्तर पर। उच्च प्राथमिक स्तर पर 35 बच्चों पर 1 शिक्षक रहेगा, ठीक है। ये है आरटी के अकॉर्डिंग, ठीक है। यहां बात हो रही है सर्व शिक्षा अभियान के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो सर्व शिक्षा अभियान के अकॉर्डिंग जो है प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर पर जो है शिक्षक छात्र अनुपात क्या रहेगा, 1:40, ठीक है। क्लियर हो गया ना? चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, शिक्षा का अधिकार भारतीय संविधान में किस मूल अधिकार में शामिल है? तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर क्या रहेगा, शिक्षा का अधिकार भारतीय संविधान में जो है किस मूल अधिकार में शामिल है? तो यह है स्वतंत्रता का अधिकार इसमें शामिल है, ठीक है। बी आपका राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 11 का। आगे चलते हैं, 12 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में गुणवत्ता आयाम शीर्षक के अंतर्गत अधिक महत्व दिया गया है, ठीक है। यानी कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में जो है गुणवत्ता आयाम शीर्षक के अंतर्गत जो है अधिक महत्व किसको दिया गया है, ये बताना है। तो 12 का राइट आंसर क्या रहेगा? तो 12 का राइट आंसर रहेगा बालकों के लिए संरचित अनुभव एवं पाठ्यक्रम सुधार को, ठीक है। डी आपका राइट रहेगा 12 का। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें, देखिए दल शिक्षण का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया। तो दल शिक्षण का सर्वप्रथम प्रयोग कहां किया गया, ये बताना है आपने, बताइए। टीम टीचिंग कहें या दल शिक्षण कहें एक ही बात है। इसका सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था भारत में, रूस में, अमेरिका में या ब्रिटेन में। तो राइट आंसर क्या रहेगा क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर रहेगा आपका अमेरिका में, ठीक है। सी आपका राइट रहेगा। आगे चलते हैं 14 पर। देखिए भारत का भविष्य जो है उसकी कक्षाओं में निर्मित हो रहा है, यह मत किस आयोग का है, बताइए। कई बार क्वेश्चन आ चुका है। तो 14 का राइट आंसर क्या रहेगा, किसने कहा है कि भारत का जो भविष्य है उसकी कक्षाओं में निर्मित हो रहा है, ये किसने कहा है? 14 आपका राइट रहेगा, 14 का कोठारी आयोग के द्वारा कहा गया, ठीक है। बी आपका राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए 15, कक्षा शिक्षण तब अच्छा होता है जब छात्र प्रश्न पूछते हैं, मन लगाकर सुनते हैं, अध्यापक के व्याख्यान को चुपचाप नोट करते रहते हैं, या डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या रहेगा? तो कक्षा शिक्षण तब अच्छा होता है जब छात्र प्रश्न पूछते हैं और उत्तर देने में तत्पर रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पूरा नहीं लिखा गया है, ठीक है। ए आपका राइट रहेगा, ठीक है। तो कई बच्चों ने इसमें ये क्वेश्चन जो है पहले आपका इसमें आंसर दूसरा बताया था मैंने, ठीक है। तो उसको करेक्शन करके मैं भी बता रहा हूं आपको। देखिए कक्षा शिक्षण तब अच्छा होता है जब छात्र जो है प्रश्न पूछते हैं और यहाँ पर और करके आप ऐड कर लें और उत्तर देने में तत्पर हो, ठीक है। क्लियर हो गया? ए राइट रहेगा इसका। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें। 16 है देखिए, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्यापक के लिए न्यूनतम कार्य घंटे जो है प्रति सप्ताह निर्धारित किए गए हैं। तो कितने निर्धारित किए गए हैं प्रति सप्ताह एक अध्यापक के लिए न्यूनतम कार्य घंटों में, बताइए क्या रहेगा राइट आंसर 16 का राइट आंसर रहेगा 45 घंटे, ठीक है। बी आपका राइट रहेगा। ये किसके अकॉर्डिंग है? ये है आरटी के अकॉर्डिंग, ठीक है, ठीक है। इसको आप याद रखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें, विषय वस्तु को छोटे छोटे अंशों में बांटने का शिक्षण सिद्धांत कहलाता है, ठीक है। कौन सा ऐसा शिक्षण सिद्धांत है जिसमें क्या करते हैं, विषय वस्तु को छोटे छोटे खंडों में या छोटे छोटे अंशों में बांटते हैं। तो राइट आंसर 17 का क्या रहेगा, मैंने बताया आपको, क्या कहेंगे शिक्षण सिद्धांत, कौन सा शिक्षण सिद्धांत होगा? तो 17 का राइट आंसर रहेगा आपका विश्लेषण का सिद्धांत, ठीक है। इसको याद रखें, विश्लेषण के सिद्धांत में क्या करते हैं, विषय वस्तु को छोटे छोटे अंशों में बांटते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं 18, एनसीईआरटी जोर देती है, ये क्वेश्चन आपका दोबारा पूछा गया है, एनसीईआरटी जोर किस पर देती है? बाल केंद्रित शिक्षा पर, ठीक है, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, ठीक है। सी आपका राइट रहेगा 18 का।
आगे चलते हैं 19 पर। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 के अनुसार प्रभावी शिक्षण हेतु आवश्यक है। यानी कि देखिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 के अनुसार पूछा है कि जो प्रभावी शिक्षण है उसके लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है बताना है। तो राइट आंसर क्या रहेगा बताइए 19 का। तो 19 का राइट आंसर क्या रहेगा बताओ। देखिए छात्र केंद्रित शिक्षण, योग की शिक्षक और दृश्य श्रव्य सामग्री, ठीक है, तीनों जो है आपके सही हैं। ठीक है, ये सभी आपका राइट रहेगा। ठीक है, यानी कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 के अनुसार प्रभावी शिक्षण हेतु क्या आवश्यकता है, छात्र केंद्रित शिक्षण की आवश्यकता है, योग की शिक्षकों की आवश्यकता है और शिक्षक द्वारा जो है श्रव्य दृश्य सामग्री का प्रयोग। ठीक है, तो आपका राइट आंसर रहेगा डी, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए दोस्तों, 20 क्या है, एनसीएफ 2005 के अनुसार पाठ्यक्रम निर्माण का सबसे उपयुक्त सिद्धांत है। कौन सा पाठ्यक्रम निर्माण का सबसे उपयुक्त जो है सिद्धांत है इनमें चारों में, तीनों में, बताइए क्या राइट रहेगा 20 का। 20 का राइट आंसर रहेगा डी, ये उपयुक्त सभी जो सिद्धांत हैं ये पाठ्यक्रम निर्माण से संबंधित हैं। बाल केंद्रितता का सिद्धांत, लचीला सिद्धांत, क्रियाशीलता का सिद्धांत, ठीक है, तीनों जो है आपके राइट है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, स्कूल से भागने वाले बालक के अध्ययन की सर्वाधिक उपयोगी विधि है। तो देखिए स्कूल से भागने वाले बालक के अध्ययन की सर्वाधिक उपयोगी विधि कौन सी है इनमें से बताना है। प्रश्नावली, प्रयोगात्मक सर्वेक्षण या केस स्टडी। तो 21 का राइट आंसर क्या रहेगा, मैंने बताया आपको, बच्चा अगर स्कूल से भागता है, ठीक है, तो बालक उसका अध्ययन हम किस तरीके से करेंगे, तो राइट आंसर रहेगा आपका केस स्टडी विधि से। ठीक है, सी आपका राइट रहेगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें। कुछ बालक पुस्तकीय ज्ञान जल्दी सीख लेते हैं, ठीक है, कुछ जो है व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त करने में कुशल होते हैं। यह जो विभेद है वो क्या कहलाता है। तो 22 का राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों। देखिए कोई बच्चा जो है पुस्तकीय ज्ञान यानी कि किताबों में जो है जल्दी याद कर लेता है, जल्दी सीख जाता है, और कुछ जो होते हैं व्यवहारिक ज्ञान जल्दी सीख जाते हैं। तो ये जो विभेद है बच्चों में क्या कहलाता है, इसको बोलते हैं मूल प्रवृत्ति का भेद। ठीक है, डी आपका राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 22 का। आगे देखते हैं 23 है, वह विधि जो देखकर सीखने का सिद्धांत पर आधारित है। इंपॉर्टेंट है, कौन सी विधि ऐसी है जो देखकर सीखने का सिद्धांत पर आधारित है। तो 23 का राइट आंसर क्या रहेगा, निरीक्षण विधि। ठीक है, ये आपका राइट रहेगा 23 का। 24 देखिए, परंपरागत शिक्षण विधि है। इनमें से कौन सी विधि जो है परंपरागत शिक्षण विधि है, यानी कि जो पहले से चली आ रही है, कौन सी विधि है। 24 का राइट आंसर रहेगा व्याख्यान विधि। ठीक है, ये आपका राइट रहेगा 24 का। 25 देखिए, छात्रों को गृह कार्य दिया जाना चाहिए। तो छात्रों को गृह कार्य दिया जाना चाहिए, ज्यादा दिया जाना चाहिए, कम दिया जाना चाहिए, अनुचित दिया जाना चाहिए, संतुलित दिया जाना चाहिए। तो आप सभी जानते हैं छात्रों को गृह कार्य कैसा दिया जाना चाहिए, संतुलित गृह कार्य बच्चों को दिया जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है 26। देखिए क्या है, शिक्षण करते समय अध्यापक को ध्यान नहीं रखना चाहिए। देखिए अगर कोई शिक्षक जो है शिक्षण कर रहा है तो टीचर को क्या ध्यान नहीं रखना चाहिए। ठीक है, बताइए, छात्र केंद्रित शिक्षण का, जातिगत भेदभाव का, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का, या इनमें से कोई नहीं। तो 26 का राइट आंसर रहेगा दोस्तों सी, यानी कि जातिगत भेदभाव का ध्यान नहीं रखना चाहिए शिक्षक। ठीक है, अगला देखिए 27, शिक्षण में किसने 5 जो है औपचारिक पद दिए। तो किसने दिए हैं शिक्षण में 5 औपचारिक पद, बताइए। 27 का राइट आंसर क्या रहेगा, तो शिक्षण में 5 औपचारिक पद दिए हैं हर्बर्ट के द्वारा। ठीक है, ये आपका राइट रहेगा 27 का। आगे देखिए 28 क्वेश्चन नंबर, अध्यापक का विशेष गुण है। तो अध्यापक का विशेष गुण क्या है इसमें से बताइए। तो 28 का राइट आंसर क्या रहेगा, तो अध्यापक का विशेष गुण क्या रहेगा बताइए, सहनशीलता। ठीक है, ये आपका राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 28 का। आगे चलते हैं 29 पर, अच्छे प्रश्न पत्र में गुण होना चाहिए। अगर कोई प्रश्न पत्र है तो उसमें क्या गुण होना चाहिए। ठीक है, यानी कि अच्छे प्रश्न पत्र में क्या गुण होना चाहिए, वैधता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता या सभी। तो देखिए 29 का राइट आंसर क्या रहेगा, अच्छे प्रश्न पत्र में जो है वैधता होनी चाहिए, विश्वसनीयता होनी चाहिए, वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए। ठीक है, तो डी आपका राइट रहेगा इसमें सभी। अगला है आपका
क्वेश्चन नंबर 30 क्या है, देखिए किंडरगार्टन पद्धति में जो है शिक्षक की भूमिका होती है। तो किंडरगार्टन पद्धति में जो है शिक्षक की क्या भूमिका होती है बताइए। तो किंडरगार्टन पद्धति में जो है जो शिक्षक है उसकी भूमिका होती है पथ प्रदर्शक के रूप, ठीक है, पथ प्रदर्शक की होती है। बी आपका राइट रहेगा 30 का, ठीक है। तो दोस्तों ये रहा आज का सेशन जिसमें हमने महत्वपूर्ण क्वेश्चन पर बात की और जिसमें आपके यूनिट फर्स्ट से लेके सारे यूनिट से आपके मिक्स्ड क्वेश्चन थे। तो दोस्तों ये सेकंड आपकी क्लास है और इसके बाद अगली क्लास में फिर हम जो है ऑब्जेक्टिव और आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और एमसीक्यूज और ये सारी चीजें जो है फिर वन लाइनर ये सारी चीजें फिर हम अगले वीडियो में देखेंगे। और ये आपका प्रैक्टिस यानी कि रिवीजन क्लास है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा और वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।